नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत वाघ, बच्चों का मस्तिष्क और मिर्गी रोग विशेषज्ञ, नागपुर में पुष्पकुंज कॉम्प्लेक्स में लिटिल ब्रेन सेंटर में अपनी सेवाएं उपलब्ध करता हूं। आज हम बच्चों की मिर्गी के बारे में, जिसको एपिलेप्सी अपस्मार कहा जाता है, इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों की मिर्गी की बीमारी बड़े लोगों की अपेक्षा काफ़ी अलग है, उसके कारण अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, उसके लक्षण अलग है। इसीलिए बच्चों की मिर्गी को थोड़ा अलग तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की मिर्गी की बीमारी क्या है। तो क्या है बच्चों की मिर्गी की बीमारी, या नॉर्मल भाषा में एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी ब्रेन की अंदर की इलेक्ट्रिक वायरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, गड़बड़ है, तो जिसके कारण बच्चे या बड़े लोग झटके निकालते हैं, जिन झटकों को हम लोग एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं। अब अगर हम बच्चों की मिर्गी की बीमारी के कारण समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अलग अलग तरीके के कारण दिखते हैं। जैसे बच्चा जन्म के वक्त रोता नहीं है, जिसको हम नियोनेटल एचआई या हाइपोक्सिक इंजरी बोलते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों की ब्रेन की बनावट गलत है, ब्रेन बनते वक्त ही गलत बना, तो भी इस प्रकार के लक्षण बच्चों में दिखते हैं। जेनेटिक बीमारियां, जैसे फैमिली में ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, कभी कभी इस बच्चे से भी ये जेनेटिक बीमारियां शुरू हो सकती हैं। मेटाबॉलिक, जिसका मतलब ये है कि शरीर के अंदर के रसायन, केमिकल्स, एंजाइम्स कुछ गलत तरीके से बन रहे हैं, या कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को फीट या मिर्गी की बीमारी शुरू हो सकती है। उसी प्रकार से सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अचानक अगर बच्चे को कोई ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम सीएनएस इन्फेक्शन बोलते हैं, वो इन्फेक्शन ने अगर ब्रेन को डैमेज किया है, इंजरी किया है, तो वहाँ से आगे बच्चे को फीट के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं बच्चों को फीट या मिर्गी के लक्षण दिखने के। अब इस फीट के लक्षण कैसे हैं, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर हमको कैसे समझेगा कि हमारे बच्चे को फीट आ रही है। मैक्सिमम लोगों को एक ही फीट का प्रकार पता है, जिसमें हाथ पैर अकड़ना, आंखें ऊपर चढ़ाना, मुंह से फेस निकलना, बट इसके अलावा बच्चों में बहुत अलग अलग तरीके से फीट के लक्षण दिख सकते हैं। जैसे अचानक बच्चे ने सर ऐसा नीचे करना, या अचानक एक तरफ कंटिन्यूसली देखते रहना, या शरीर का एक हिस्सा बच्चे ने झटकना, ये भी बच्चों में फीट के लक्षण हो सकते हैं। चलते चलते अचानक गिर जाना, अचानक बेहोश हो जाना, पलके कंटिन्यूसली झपकते रहना, ये भी बच्चों में फीट के लक्षण हो सकते हैं। तो इस एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे को मिर्गी की बीमारी है? काफ़ी अलग अलग किस्म के इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट करने की ज़रूरत है। बेसिक अगर हम बात करते हैं तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है ईईजी और एमआरआई। ईईजी हमको ब्रेन के अंदर का एबनॉर्मल करंट बताती है, कौन से जगह से करंट निकल रहा है, कौन से जगह से फीट निकल रही है, समझने में हमको ईईजी मदद करता है। आजकल एडवांस तरीके जैसे वीडियो ईईजी, स्टीरियो ईईजी, ये फैसिलिटीज़ भी है जो हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेट करवाती है कि फीट्स कहाँ से निकल रहे हैं। और एमआरआई हमको बताता है कि ब्रेन की बनावट कैसे है, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन बनते वक्त कुछ ब्रेन के अंदर दाग है, इन्फेक्शन है, सूजन है, गठान है, ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती है। जैसा मैंने कारण के वक्त बताया कि जेनेटिक या मेटाबॉलिक कारण होते हैं, तो ये कारण ढूंढने के लिए कुछ हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे मेटाबॉलिक टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग, जो हमको बताती है कि ये रीज़न की वजह से बच्चे को फीट आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे रीजंस को हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए परफेक्ट डायग्नोसिस बनाना बच्चों में एपिलेप्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फोकस करते हैं ट्रीटमेंट पर कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट कैसी होती है। बच्चों में अलग फिर से वही धारणाएं है कि ये कभी ठीक नहीं होती, कभी क्योर नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। फीट्स की बीमारी को अगर हम सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। ट्रीटमेंट में मेजॉरिटी लेवल पे दो तरीके होते हैं। एक होती है दवाइयाँ, कम से कम 10 से 15 किस्म की फीट्स की अलग अलग दवाइयाँ उपलब्ध है। फीट का प्रकार मायोक्लिनिक टाइप की फीट है, या जनरलाइज फीट है, या टोनिक एपिलेप्सी है, या स्पाजम्स है, डिपेंडिंग ऑन ये कैटेगरीज हम लोगों को फीट्स की दवाइयाँ शुरू करनी होती है। कारण क्या है वो पता करके फीट्स की दवाइयाँ शुरू होती है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, माने 60 to 70% ऑफ केसेस में हम फीट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फीट का ट्रीटमेंट होता है सर्जरी से। जैसा इन्वेस्टिगेशंस के वक्त मैंने बताया कि ब्रेन के कुछ लक्षण, कुछ ब्रेन के स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मल होते हैं, जिसके कारण बच्चों को झटके आते हैं। तो अगर हम वो सर्जरी करके उनको निकाल सकते हैं ब्रेन की बाकी स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब न करते हुए, तो बहुत हद तक हम फीट्स की बीमारी को कंट्रोल या क्यूर कर सकते हैं। तो एपिलेप्सी सर्जरी भी एक बहुत एडवांस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है। तीसरा ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन या ट्रीटमेंट मोड अवेलेबल है, वो है कीटोजेनिक डाइट, जिसमें हम खाने का तरीका बदलते हैं, जिसमें हम बच्चों की
शुगर कंटेंट फूड हम बच्चों को कम देते हैं, प्रोटीन और फैट ज़्यादा देते हैं, जिसके कारण ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन के अंदर निकलने वाले झटके कम होते हैं और बच्चे की फीट कंट्रोल में रहती है। बट ट्रीटमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रीटमेंट को कितना रेगुलरली दे रहे हो, क्योंकि जितना रेगुलर हम, जितना ऑनेस्टली हम ट्रीटमेंट करेंगे, उतना जल्दी हम बच्चे को इस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैनिक पेरेंट्स होते हैं जब बच्चों को अचानक से फीट आती है, फिर वो घर में हो, ट्रैवल करते वक्त हो या स्कूल में हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे वक्त इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसी करनी है। सबसे पहला तरीका कि बच्चे को एक साइड में झुका दीजिए, जिसके चलते मुंह से अगर लार निकल रही है, फेस निकल रही है, तो जो बाहर निकलेगी बच्चा उसको एस्पिरेट ना कर ले। दूसरा, अगर टाइट कपड़े बच्चों को पहने हुए तो उनको लूज़ करना है। और आजकल मिडाज़ोलम स्प्रे करके कुछ दवाई अवेलेबल होती है जो आपने हमेशा साथ में रखनी चाहिए, स्कूल में भी प्रोवाइड करनी चाहिए और आपके बैग में हमेशा रखनी चाहिए। जब भी बच्चों को इस प्रकार का झटका आ रहा है तो ये स्प्रे आपने नाक के अंदर डालना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर्स भूलते हैं ये दवा लिख के देना तो आप उनसे बोलिए कि ये दवा हमको चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी में आपके काम में आए। और शांति से हमको बच्चे के साथ अकम्पनी करना है। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा मैक्सिमम सिचुएशंस में झटके नहीं कंटिन्यू होते, वो रुक जाते हैं। बस आपको वो पर्टिकुलर पीरियड में बच्चे को सपोर्ट करना है। अब हमने सावधानी क्या बरतनी चाहिए फीड्स के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते वक्त, खास करके बच्चों में? तो सबसे मेन है कि हम दवा कभी भी ना भूलें, ना चूकें। मैं पेशेंट्स को इस भाषा में बोलता हूँ कि हिमालय में जाओ या पाताल में जाओ, बच्चे की दवा साथ लेके जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर हम दवाइयाँ मिस कर रहे हैं तो हम एक चांस दे रहे हैं दबी हुई फीट को बाहर निकलने के लिए। तो हमेशा हमने फीड्स की दवाइयाँ साथ में रखनी है। खाने से कोई कनेक्शन नहीं है कि खाना नहीं खाया इसलिए दवाई नहीं दी, खाली पेट था इसलिए दवाइयाँ नहीं दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने दवा वो टाइम टू टाइम देनी ही चाहिए, क्योंकि इन फीड्स की दवाइयों का 10 से 12 घंटे का असर होता है, तो दवाइयाँ हमने मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं बताता हूँ कि आग, पानी और ऊंचाई, इन 3 चीज़ों पे हमने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लॉजिक यही है कि अगर वहाँ पे उनको झटका आता है तो दैट माइट बी लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए बच्चों के साथ हमेशा किसी न किसी ने अकम्पनी करना चाहिए। तो ये 2-3 प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। एग्ज़ाम समय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो जितना मिनिमम स्क्रीन टाइम हम रखते हैं, जितना हम नाइट का अवेकनिंग उनका कम करते हैं, उनको एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूस प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। ये प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एपिलेप्सी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट के ऊपर हमने डिस्कस करना चाहिए, जो मैं मेरे पेशेंट्स में या ये पर्टिकुलर रीजन में बहुत कॉमन है कि सर हम बहुत लंबी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमको इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। अगर हम इवन फाइनेंशियली भी डिस्कस करेंगे तो फीड्स की दवाइयाँ उतनी महंगी नहीं हैं। अगर हम महीने भर का खर्चा भी देखते हैं तो हमारे खुद के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो खर्चों के कंपैरिजन में ये खर्चा डेफिनेटली कम है। तो हमने ये फीड्स की मेडिसिन बहुत रेगुलरली देनी चाहिए। दूसरा, मैंने ये देखा है कि किसी किसी बच्चे को एक बार फीट आई, डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ शुरू हुई, डॉक्टर ने बोला 2-3 साल देनी है, बट 3-4 महीने बच्चे को फीट नहीं आई, तो हमको लगता है कि अभी मेरे बच्चों को कोई फीट की दवा की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे को फीट आ रही है, हमने दवाइयाँ शुरू करी, दवा शुरू करने के बाद भी फीट आ रही है, तो लोग बताते कि कोई फ़ायदा नहीं है इन दवा का, बच्चे को फीट तो आ ही रही है, हम फिर से दवा बंद कर देते। तो हम दवा शुरू कम रखते, बंद ज़्यादा करते हैं। तो ये टेंडेंसी डेफिनेटली हमने चेंज करनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर जगह गए हैं, अगर हमने प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया है, ट्रीटमेंट शुरू करी है, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने अपने बच्चे को रेगुलर ट्रीटमेंट देनी ही चाहिए। बच्चों की मिर्गी के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं, जैसे ये कोई अभिशाप है या किसी दैवी शक्ति की वजह से हुआ है। अब साइंस इतना आगे गया है कि हाँ, इसमें जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली है, बट लक फैक्टर नहीं है या दैवी फैक्टर नहीं है जिसके चलते मेरे बच्चों को फीट आई। ये पहले गलत धारणा है जो हमको निकालनी है। दूसरी, ये छूने से फैलती है क्या? आज भी मुझे कुछ क्वेश्चंस, एटलीस्ट ओपीडी में एक पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ये मेरे दूसरे बच्चों को ये साथ में खाना खाते हैं तो होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, 110% गारंटी नहीं होगी। तीसरा गलत धारणा ये है कि जब हम बच्चे को फीट आती है तो फीट रोकने के लिए बहुत बार हम लोग चप्पल सूंघाते हैं, प्याज सूंघाते हैं, बहुत बार चम्मच बच्चों के मुंह में रखते हैं ताकि उनकी दांत जम न जाए, बहुत बार पेरेंट्स लोग अपनी उंगली मुंह के अंदर रखते हैं। ये बहुत गलत है। फीट मैक्सिमम सिचुएशंस में 1 से 1.5 मिनट में रुकने वाली है। ये सब चीज़ें करने से वो नहीं रुकती हैं। सिर्फ आपने बच्चे के साथ रहना चाहिए
उसकी लाड़ मुँह के अंदर नहीं जानी चाहिए और कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, बस इतना प्रिकॉशंस करना है। बाकी सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो मुँह के अंदर इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो और बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को फीट संबंधित लक्षण अगर आपको दिख रहा है तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना है। वो बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर हो सकते हैं। उनको दिखा के प्रॉपर तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशंस करके, जिसमें ईईजी एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सब करके आपने एक प्रॉपर निदान बना के उनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है और लंबे समय तक ट्रीटमेंट देके इन फीट को क्योर करना है या एटलीस्ट हमको उनको कंट्रोल करना है। तो आप और मैं मिल के इस बीमारी को हटाने की कोशिश करते हैं।